नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भर्रा से। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अध्याय 6 नियुक्तिकरण के अंतर्गत नियुक्तिकरण के तत्व में भर्ती व भर्ती के स्रोतों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम नियुक्तिकरण के तत्व से। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किसी भी उद्योग या संगठन में जब कोई पद रिक्त होता है, उस रिक्त पद पर जब योग्य व्यक्ति की भर्ती व चयन के द्वारा नियुक्ति की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नियुक्तिकरण कहते हैं। तो ये जो नियुक्तिकरण है, इस नियुक्तिकरण के 3 तत्व होते हैं। पहला है भर्ती, दूसरा है चयन और तीसरा है प्रशिक्षण। याद रखिएगा बच्चों कि जो नियुक्तिकरण की प्रथम प्रक्रिया है वह होती है भर्ती। अब हम बात करेंगे भर्ती से। तो भर्ती से आशय होता है कि किसी भी उद्योग या संगठन में जब जो इच्छुक व्यक्ति हैं, उन इच्छुक व्यक्तियों को जब आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जो योग्य जो व्यक्ति हैं उनका चयन किया जा सके। तो भर्ती से आशय हम कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी उद्योग या संगठन के अंतर्गत व्यक्तियों को, इच्छुक जो व्यक्ति हैं, उनको आवेदन के लिए आमंत्रित करना या प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? भर्ती कहलाता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि भर्ती से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाया जाता है तथा संस्था में नियुक्ति हेतु अधिक से अधिक व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि योग्य एवं कुशल कर्मचारियों का क्या किया जा सके? चयन किया जा सके। प्रबंध शास्त्री एडविन डी फिलिपो के अनुसार श्रमिकों की भर्ती का अभिप्राय भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज करना और उन्हें रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पत्र देने के लिए प्रेरणा देने से है। तो बच्चों, जो ये भर्ती है, ये भर्ती नियुक्तिकरण की सर्वप्रथम प्रक्रिया है। इस नियुक्तिकरण के अंतर्गत बहुत सारे जो प्रार्थी रहते हैं वो अपना आवेदन पत्र जो है वो जो उद्योग या संगठन में आमंत्रित करते हैं। उसके पश्चात ही किसकी प्रक्रिया शुरू होती है? चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो सबसे प्रथम प्रक्रिया है वो होती है भर्ती की। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं भर्ती के स्रोत की। तो भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक स्रोत से आशय जब किसी संस्था के रिक्त पद पर हम संस्था के अंदर से ही कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं तो उसे हम कहते हैं आंतरिक स्रोत। तो ये आंतरिक स्रोत के निम्न कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है स्थानांतरण। स्थानांतरण के अंतर्गत जब किसी कर्मचारी की एक विभाग से दूसरे विभाग पर स्थानांतरण कर दिया जाता है उसका, लेकिन उसका पद जो रहता है वह समान ही रहता है। दूसरा है पदोन्नति। जब किसी कर्मचारी की हम पदोन्नति कर देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे राम है, वह एक जूनियर क्लर्क है और हम उसे अपने ही संस्था के अंतर्गत सीनियर क्लर्क पर पदोन्नत कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं पदोन्नति। तीसरा है अस्थायी अलगाव। अस्थायी अलगाव का मतलब होता है कुछ समय के लिए अलग हो जाना। तो कभी कभी क्या होता है कि संस्था में कार्य कम रहने से और कर्मचारी अधिक रहने से नियोक्ता क्या करते हैं, कुछ कर्मचारियों से यह निवेदन करते हैं कि आपको कुछ समय के लिए संस्था से अलग किया जाता है, किंतु जैसे ही हमें लगे हम तुरंत ही आपके उसी पद पर आपको तुरंत क्या कर देंगे? नियुक्त कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ समय के लिए इन कर्मचारियों का क्या किया जाता है? अस्थायी अलगाव किया जाता है। चौथा है सेवा वृद्धि। कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात अगर नियोक्ता को यह लगे कि उस कर्मचारी को हमें उसी पद पर आगे उसकी सेवा में वृद्धि करनी है तो निश्चित ही वह अपने ही संस्था के अंतर्गत उस कर्मचारी की क्या कर देगा? सेवा वृद्धि कर देगा। तो ये है आंतरिक स्रोत के कारण, जिसमें आता है स्थानांतरण, पदोन्नति, अस्थायी अलगाव और सेवा वृद्धि। बस ये ध्यान में रखिएगा कि आंतरिक स्रोत के अंतर्गत ये सभी जो कारण हैं वह संस्था के अंदर के कर्मचारियों से ही संबंधित होने चाहिए। अब
आंतरिक स्रोत के हम लाभ की बात करेंगे कि आंतरिक स्रोत से अगर हम कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होते हैं। पहला है सामान्य नियमों की जानकारी, क्योंकि आंतरिक स्रोत के अंतर्गत जो अपने ही संस्था के अंतर्गत हम कर्मचारियों की पदोन्नति कर रहे हैं तो निश्चित ही वह पहले से अपने जो संस्था है उनके नियमों की उन्हें जानकारी होती है, सामान्य नियमों की जानकारी होती है, तो उन्हें अलग से नियमों की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है मनोबल में वृद्धि। निश्चित ही हम जैसे जानते हैं कि आंतरिक स्रोत के अंतर्गत संस्था के अंदर से ही कर्मचारियों की हम पदोन्नति कर रहे हैं, तो अधिक पदोन्नति की लालसा में जो कर्मचारी है और अधिक लगन से काम करते हैं तो उनके मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा है कार्य क्षमता में वृद्धि। कोई भी कर्मचारी यह चाहता है कि वह अपनी संस्था में क्या हो, पदोन्नत हो, तो निश्चित ही हमें पदोन्नति चाहिए। इस कारण से जो कर्मचारी है वह और लगन से काम करता है और लगन से काम करने से उनकी जो कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। चौथा है भर्ती पर न्यूनतम व्यय। चूंकि हम आंतरिक स्रोत के अंतर्गत ही अपने ही संस्था के कर्मचारियों को ले रहे हैं तो हमें भर्ती पर उतना व्यय करना नहीं पड़ेगा। अगर हम यही भर्ती अगर हम बाहर से करते हैं, बाहर के जो व्यक्ति हैं उनको आमंत्रित करते हैं तो निश्चित ही भर्ती पर व्यय जो है वो अधिक लगेगा। तो आंतरिक स्रोत का यह लाभ है कि अपनी ही संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों को जब हम पदोन्नत करते हैं, नियुक्त करते हैं तो हमें भर्ती पर न्यूनतम व्यय लगता है। पांचवा है प्रशिक्षण व्यय में कमी। प्रशिक्षण व्यय में इसलिए कमी होती है क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं पहले से इस अपनी संस्था में काम करते हैं और वो सारी चीजों में पहले से ही क्या रहते हैं, निपुण रहते हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रशिक्षण व्यय में क्या होती है, कमी होती है। तो ये है आंतरिक स्रोत के लाभ कि उन्हें पहला है सामान्य नियमों की जानकारी होती है, दूसरा मनोबल में वृद्धि होती है, तीसरा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, चौथा भर्ती पर न्यूनतम व्यय होता है और पांचवा है प्रशिक्षण व्यय में कमी होती है। अब हम बात करेंगे भर्ती के आंतरिक स्रोत की सीमाएं या हानियों की। उसमें पहला है सीमित चुनाव। सीमित चुनाव कैसे है, चूंकि हम आंतरिक स्रोत के अंतर्गत अपने ही कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति करते हैं तो निश्चित ही है हम बाहर के जो प्रतिभाशाली युवक हैं उनको हम आमंत्रित नहीं करते हैं, तो जो चुनाव है वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। दूसरा है नई प्रतिभाओं के प्रवेश पर रोक। चूंकि बाह्य स्रोत के अंतर्गत हम बाहरी जो व्यक्ति है उनको हम आवेदन के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं तो नई जो प्रतिभाएं हैं उनके प्रवेश पर क्या लग जाता है, रोक लग जाता है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा की कमी। क्योंकि आंतरिक स्रोत के अंतर्गत अब जो कर्मचारी हैं उनको यह पता होता है कि अब हमें अपने ही संस्था के अंतर्गत जो है हमारी पदोन्नति की जाएगी, तो निश्चित ही उनकी प्रतिस्पर्धा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और चौथा है कर्मचारियों का सुस्त होना। चूंकि कर्मचारियों को यह ज्ञात होता है कि भविष्य में कभी ना कभी हमारी पदोन्नति हो जाएगी अपनी ही संस्था के अंतर्गत, तो वह उतनी कार्य को तेजी से नहीं करते हैं, वह क्या हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो यह है आंतरिक स्रोत की हानियां, जिसमें है सीमित चुनाव, दूसरा है नई प्रतिभाओं के प्रवेश पर रोक, तीसरा है प्रतिस्पर्धा की कमी और चौथा है कर्मचारियों का सुस्त होना। तो ये है भर्ती के आंतरिक स्रोत। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं भर्ती के बाह्य स्रोत की। तो बाह्य स्रोत से आशय होता है कि किसी संस्था में अगर कोई रिक्त पद हो और उन रिक्त पदों के लिए हम संस्था के बाहर इच्छुक व योग्य व्यक्तियों को आवेदन पत्र देने के लिए आमंत्रित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं भर्ती के बाह्य स्रोत। तो भर्ती के बाह्य स्रोत निम्नलिखित हैं। उसमें पहला है वर्तमान कर्मचारियों के मित्र व रिश्तेदार। अगर किसी संस्था में अगर कोई कर्मचारी कार्यरत है और उस संस्था में कोई पद रिक्त है तो निश्चित ही वह कर्मचारी अपने मित्र व रिश्तेदारों से संपर्क कर, जो इस पद के योग्य हैं, उनसे संपर्क कर आवेदन पत्र देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती। तो प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है और इस रोजगार कार्यालय में
जितने भी रोजगार चाहने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं उनके नाम, उनकी योग्यता जो है वह इन रोजगार कार्यालय के अंतर्गत दर्ज रहती है। और जो भी उद्योग के जो नियोक्ता हैं, अगर वहाँ कोई पद खाली है तो निश्चित ही ये रोजगार कार्यालय से संपर्क कर उन व्यक्तियों के नाम जो है वह सुझाव जो है वो आमंत्रित करते हैं। तीसरा है विज्ञापन द्वारा भर्ती। तो विज्ञापन द्वारा भर्ती यह बहुत ही प्रचलित भर्ती है। आप भी जानते होंगे कि आप दैनिक समाचार पत्रों में देखते होंगे कि किसी भी संस्था में किसी भी उद्योग में अगर कोई पद रिक्त है तो निश्चित ही समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन दिया जाता है। तो इस विज्ञापन को देखकर जो योग्य व्यक्ति हैं उस उद्योग के लिए क्या करते हैं, अपने आवेदन पत्रों को भेजते हैं, प्रेषित करते हैं। चौथा है कैंपस भर्ती। कैंपस भर्ती के अंतर्गत जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थाएं हैं, महाविद्यालय हैं, इसके अंतर्गत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह आती हैं और इन शिक्षण संस्थाओं महाविद्यालय के अंतर्गत जो प्रतिभाशाली युवक हैं उनको प्लेसमेंट देने की तैयारियां करती हैं कि उन्हें किस तरीके से इन बाहरी कंपनियों में क्या किया जाए, रोजगार दिया जाए। पांचवा है वेब प्रकाशन। वेब प्रकाशन आजकल बहुत ही प्रचलित एक भर्ती है। इसके अंतर्गत जो इच्छुक प्रार्थी है वह अपना इंटरनेट वेब के माध्यम से, जैसे naukri.com हो गया, आपने सुना ही होगा naukri.com, ये सब एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंतर्गत जो है जो इच्छुक प्रार्थी है वह अपनी सारी जो डिटेल है वह भरता है और जो कंपनी में उसके योग्य पद है वह सीधा उन कंपनियों से क्या करता है, संपर्क साधता है, संपर्क करता है। तो ये है वेब प्रकाशन द्वारा क्या है, भर्ती। तो ये भर्ती के बाह्य स्रोत हमने देखा, वर्तमान कर्मचारियों के मित्र व रिश्तेदारों द्वारा, रोजगार कार्यालय द्वारा, विज्ञापन द्वारा, कैंपस भर्ती द्वारा और वेब प्रकाशन द्वारा। अब हम देखेंगे इस बाह्य स्रोत के क्या लाभ है और क्या सीमाएं हैं। तो बाह्य स्रोत से जो हमको लाभ होगा वो होगा, पहला है योग्य कर्मचारी। चूंकि हम आंतरिक स्रोत के अंतर्गत क्या होता था कि हम संस्था के अंदर से ही कर्मचारी जो है वह हम उसकी पदोन्नति करते थे। तो निश्चित ही है कि अगर हम बाह्य स्रोत से अगर किसी नवयुवकों को अगर आवेदन देने के लिए आमंत्रित करते हैं और निश्चित ही अगर उसकी योग्यता अच्छी है तो इस तरीके से एक उद्योग या संस्था को एक योग्य कर्मचारी मिल जाता है। दूसरा है विस्तृत चयन। चूंकि किसी भी उद्योग या संस्था के लिए बहुत सारे प्रार्थी जो है आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं, तो इस प्रकार जो चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। तीसरा है नवीन प्रतिभा। बाह्य स्रोत के अंतर्गत नए नए जो नवीन प्रतिभा है, जो नवयुवक हैं, उन्हें क्या है, संस्था में भर्ती व चयन के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। तो निश्चित ही नवीन प्रतिभा को क्या मिलता है, बाह्य स्रोत के माध्यम से स्थान मिलता है। चौथा है प्रतियोगी भावना। चूंकि क्या होता है कि बाह्य स्रोत द्वारा जब नवयुवकों को भर्ती लिया जाता है, उनका चयन कर लिया जाता है, तो निश्चित ही जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनमें यह भावना आ जाती है कि निश्चित ही हमारी पदोन्नति की जो अवसर है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसके कारण और उनमें प्रतियोगी भावना, उनसे प्रतियोगी की भावना शुरू हो जाती है और वे निष्पादन कार्य और अच्छे से अच्छा करने लगते हैं। अब पांचवा है पक्षपात की कम संभावना। चूंकि बाह्य स्रोत के अंतर्गत क्या होता है, बाहर से जो योग्य उम्मीदवार हैं या योग्य व्यक्ति हैं, निश्चित ही हम उनके आवेदन पत्रों को लेते हैं और उनके आवेदन पत्रों के माध्यम से ही उनका क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो निश्चित ही पक्षपात की संभावना जो है वह कम हो जाती है, क्योंकि जो संस्था के प्रमुख होते हैं वो निश्चित ही बाहरी जो योग्य जो व्यक्ति हैं उनको पहले से जानते नहीं है। तो निश्चित ही क्या होता है कि पक्षपात की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये है बाह्य स्रोत के लाभ कि बाह्य स्रोत से जब हम बाहरी जो व्यक्ति हैं उनको अगर हम आवेदन के लिए आमंत्रित करते हैं तो निश्चित ही हमको
योग्य कर्मचारी मिलते हैं, अब चयन हमारा विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, नवीन प्रतिभाएं आती है, प्रतियोगी भावना बढ़ जाती है और पक्षपात की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे बाह्य स्रोत की सीमाएं की, कि जब हम बाहर से व्यक्तियों को आवेदन के लिए आमंत्रित करते हैं तो उससे हमें क्या हानियां हो सकती है। तो उसमें पहला है लंबी प्रक्रिया, क्योंकि हम अब किसी उद्योग या संस्था में कोई पद रिक्त है और उस रिक्त पद के लिए हम बाहर से जो उम्मीदवार है, जो युवक हैं, उनको हम क्या करेंगे, आवेदन के लिए पहले आमंत्रित करेंगे, फिर उसके बाद आवेदन पर आमंत्रित करने के बाद उनका चयन करेंगे, चयन करने के बाद उनको प्रशिक्षण देंगे। तो निश्चित ही ये जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। दूसरा है खर्चीली प्रक्रिया, क्योंकि हम बाहर से व्यक्तियों को आवेदन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, फिर उसका चयन किया जाता है और उसके बाद प्रशिक्षण भी उन्हें देना रहता है। तो इस तरीके से किसी पद पर चयन करने के लिए ये सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो निश्चित ही जो प्रक्रिया है वो कौन सी हो जाती है, खर्चीली प्रक्रिया हो जाती है। तीसरा है वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि, क्योंकि हम बाहर से क्या ले रहे हैं, युवकों को अपने संस्था में रिक्त पद के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो निश्चित ही जो वर्तमान स्टाफ है वह असंतुष्ट हो जाता है कि अब हमारे पदोन्नति के रास्ते बंद ना हो जाए, क्योंकि बाहर से जो है प्रतिभाशाली कर्मचारी जो युवक हैं उनको क्या किया जा रहा है, आवेदन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और चयन होने के बाद निश्चित ही क्या होगा, उन्हें पदोन्नति के अवसर ना मिल जाए। तो इस तरीके से वर्तमान स्टाफ में एक असंतुष्टि की भावना स्थापित हो जाती है। और चौथा है गलत चयन की संभावना, क्योंकि हम बाहरी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र देने के लिए आमंत्रित तो करते हैं, तो कभी कभी ऐसा ना हो जाए कि उन युवकों को, हम उन उम्मीदवारों को हम पहले से ना जानते हो, इसलिए गलत चयन की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये है बाह्य स्रोत की सीमाएं की ये एक लंबी प्रक्रिया है, खर्चीली प्रक्रिया है, इससे वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि होती है और गलत चयन की क्या होती है, संभावना होती है। तो ये है हमारा बाह्य स्रोत। बच्चों, आपको नियुक्तिकरण अध्याय में अति लघुत्तरीय का एक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा और लघुत्तरीय के 3 और 4 अंक के एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उसे हम देखते हैं। उसमें पहला है, कर्मचारियों के भर्ती के खाली स्थान स्रोत होते हैं। दूसरा, भर्ती के बाह्य स्रोत से आपका क्या आशय है। तीसरा, भर्ती के आंतरिक स्रोतों को बताइए। और चौथा, भर्ती के बाह्य स्रोतों के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। बच्चों, आशा है आज जो हमने टॉपिक पढ़ा भर्ती के आंतरिक व बाह्य स्रोत आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।